Okay, let's go. So we are covering December 2023. Important topics will be Supreme Court upholds the repeal of J&K special status. We know 5 अगस्त 2019 को ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन किया गया अंडर आर्टिकल 370, बल्कि सेम डे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड भी स्क्रैप डाउन किया गया और साथ में उसको 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड रखी थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, लेकिन साथ ही में कहा था कि आप यूटी ऑफ जेएनके के लिए सितंबर तक इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। बाद में इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए गए थे। तो थोड़ी टेक्निकलिटी देख लेंगे, बल्कि बैकड्रॉप में यह भी देख लेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल हो पाया कि 370 जिसको माना जाता था इम्पॉसिबल टू ब्रेक, किस तरीके से लीगैलिटी रूट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस स्क्रैप डाउन किया गया। देन टेलीकम्युनिकेशन बिल जो अब एक्ट बन चुका है 2023 का, टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए स्पेशली इसमें नोट करेंगे स्पेक्ट्रम की एलोकेशन के लिए क्या प्रोविजन है, क्योंकि पहले विनोद राय की जो कैग साहब की रिपोर्ट थी उसके आधार पे पॉलिसी शिफ्ट आया था जहां पर स्पेक्ट्रम एलोकेशन बिडिंग के थ्रू किया जा रहा था, एप्लीकेशंस के थ्रू नहीं है। तो इसमें कुछ क्लॉजेस रखे गए हैं जहां पर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए हम बिडिंग प्रोसेस नहीं बल्कि एप्लीकेशन रूट उठाएं। देन सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विंटर सेशन 2023 में रिकॉर्ड नंबर में सस्पेंशन हुए थे। टोटल 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था हाउस से। तो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द रूल्स इन लोकसभा एंड द राज्यसभा टू सस्पेंड द एमपीज। फाइनली देयर इज स्कीम फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज के लिए पीएम जनमन योजना। क्लियर? ओके, तो लाइट से टॉपिक है, बस जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी टेक्निकलिटी हम क्लियर कर लेंगे। ओके, लेट्स गो। सो पहली बात तो 5-0 से जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, फुल बेंच थी जिसमें सभी जजेस ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के स्क्रैप डाउन को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया है। नाउ वी नो ऑन, जैसे अभी मैंने बात की, 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस भी स्क्रैप डाउन किया गया और साथ में उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड भी स्नैच अवे कर लिया गया था। नाउ कम टू दिस थिंग कि टेक्निकली पॉसिबल हो कैसे पाया। आई मेक यू राइट, पहले समझ लेंगे। देखिए आर्टिकल 370 का ये तो आर्ग्यूमेंट है, आर्टिकल 370 के अंदर क्लॉज 3 है। आर्टिकल 370 था जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है, जहां पर यह लिखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगी, लेकिन साथ ही यह लिखा था कि प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर, जिसको सीओ कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर सकते हैं या बाकी लॉज भी जम्मू एंड कश्मीर में लागू किए जा सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जम्मू एंड कश्मीर को इसी स्पेशल स्टेटस के थ्रू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखने का हक था। सो जम्मू एंड कश्मीर में एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, अक्टूबर 1951 में एस्टैब्लिश की गई थी। 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिसॉल्व हो गई थी। क्लियर? अब आर्टिकल 370 आता है आपके पार्ट 21 से। पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। आई रिपीट, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजंस फॉर whom? फॉर स्टेट्स, जिसमें पहला ही आर्टिकल था 370 और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है 371, 371 A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड सो लॉन्ग। तो कहीं गुजरात को, कहीं महाराष्ट्र को, कहीं गोवा को, कहीं नागालैंड को स्पेशल कुछ प्रोविजंस दी गई हैं और इसमें सबसे स्ट्रांग था आर्टिकल 370, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर को ना सिर्फ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रखने की इजाजत थी बल्कि साथ ही सेपरेट लॉज भी थे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आईपीसी भी लागू नहीं होती थी, उनका अपना कोड था, रणबीर पीनल कोड, आरपीसी लागू होती थी वहां पर। तो क्रिमिनल लॉज भी सेपरेट थे। क्लियर यहां तक? अब जब 370 बनाया गया तो इसी में 370 के अबॉलिशन के लिए भी प्रोविजन रखी गई थी।
तो 370 क्लॉज 3 ये कहता है कि 370 को पार्शली या टोटली अबॉलिश करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी इसमें, सीधा प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू करेंगे एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में, जाहिर सी बात है सरकार के कहने पे, और उस ऑर्डर के बाद या तो 370 पार्शली या एंटायरिटी में स्क्रैप डाउन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्लियर यहां तक? लेकिन 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 यहां पर एक शर्त थी, प्रेसिडेंट ये ऑर्डर यूनिलैटरली पास नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर शर्त यह है कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन पहले लेनी पड़ेगी। आई रिपीट, प्रेसिडेंट साहब बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 370 को पार्शली या एंटायरिटी में स्क्रैप डाउन कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट ऐसा कब करेंगे? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK इनको ये रिकमेंड कर दे, इनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक याद रह जाएगा? हाँ जी, ओके क्लियर। हाँ मुझे पता है। ओके ऑनलाइन गौर से सुनिए, 370 क्लॉज 3 का प्रोविजन ये था, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर 370 को स्क्रैप डाउन कर सकते हैं। तो पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जाके 370 डिलीट करें, प्रेसिडेंट को ये पावर दे रखी है। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर शर्त ये थी कि वो यूनिलैटरली ऑर्डर पास नहीं करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनको रिकमेंड करेगी कि हाँ आप स्क्रैप डाउन कर दीजिए, तो फिर आप स्क्रैप डाउन कर देंगे। क्लियर? अब मसला सर ये हुआ कि 26 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई डिसॉल्व। अब ये 57 के बाद एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इनकी रिकमेंडेशन के बिना 370 स्क्रैप डाउन नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता था 370 इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक। या तो आप दोबारा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश करें, उसकी रिकमेंडेशन लें। क्लियर? सो ये पर्टिकुलर क्लॉज था जिसकी वजह से कहते थे कि अब ये टेम्परेरी नहीं है बल्कि परमानेंट प्रोविजन बन चुका है। यहां तक क्लियर? बस उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ लोग आने वाले हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग। यार एक चीज की तारीफ है, मतलब आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, प्रेज करें, लीगली बहुत साउंड है ये लोग। एक्चुअली बहुत सारे जो इनसाइडर्स हैं वो कहते हैं कि जो पहली चपेड़ बजी थी ना, वो तो सबक ले लिया। लाइक एनडीए गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आ रही है 2014 के अंदर ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए थे, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और वो हो गया था स्क्रैप डाउन। तो जो पहला ही बड़ा रिफॉर्म एनडीए लेके आई है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, वही सेट असाइड हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने बहुत अपनी लीगल टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग की है, यार हम एक्शन तो ले लेंगे, कल को जुडिशियल रिव्यू में चीजें आती हैं सेट असाइड हो जाएगा, सारा किया था बेकार। तो उसके बाद जितनी भी आप देख रहे हैं लीगली बहुत साउंड होकर चल रहे हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो पीवी नरसिम्हा राव साहब भी लेके आए थे, सेट असाइड। इस बार बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रूट से लेके आए हैं। तो मल्टीपल चीजें बहुत लीगली साउंड होकर चल रहे हैं। तो 370 का स्क्रैप डाउन तो पहले से ही बीजेपी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में है, कोई नई चीज तो थी नहीं। ये तो जब से बीजेपी बनी है 80s में, तब से इनके मैनिफेस्टो के अंदर है 370 स्क्रैप डाउन करेंगे। तो इस बार लीगली साउंड होने की बात थी। अब ये सारी प्रोविजन के होते हुए फिर आपने 370 स्क्रैप डाउन कर कैसे दिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया? तो हम जो मर्जी करें और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ये आइडिया परचेज कर लेगा? नहीं, इस बार फिर से लीगल रूट अपनाया गया। सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया गया। जम्मू एंड कश्मीर के मैटर में प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर तो इशू कर ही सकते हैं ना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू करने के लिए कि कौन सी प्रोविजन वहां लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। वो तो अगर 370 को स्क्रैप डाउन करना है
तब आपको रिकमेंडेशन चाहिए। तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू हुआ और उसके तहत आर्टिकल 367 में कुछ चेंजेस की गई। अच्छा, इसके लिए भी आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्ड में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लागू करनी है या कुछ लेके आना है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू कर दीजिए। तो ये अमेंडमेंट एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में हो जाएगी, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के मैटर के अंदर। तो 367 आर्टिकल डील करता है विद द इंटरप्रिटेशंस। व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, किस शब्द के क्या मतलब होंगे, क्लियर। और इन्होंने वहां जाके लिख दिया, इन रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK इट शैल बी इन्फर्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK। पॉइंट नोट कीजिए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र है, अब उसका रेफरेंस लिया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK। इसका मतलब अब रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली ये रिकमेंडेशन कभी नहीं देगी, ज्यादातर वहां पर लोकल लीडर्स बैठे हैं, वो महबूबा मुफ्ती मैम हो या फिर अब्दुल्ला फैमिली हो, दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे, बाकी हुर्रियत तो छोटे छोटे हैं। तो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है। अब ये कभी देने नहीं वाले हैं, क्योंकि तो कहते थे ओवर डेड बॉडी। फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि आप हटा के देखो, आप 370 को छू के देखिए, देश में आग लग जाएगी। वो कुछ नहीं हुआ बाद में। ओके, अब आइए दूसरी तरफ, जब रेफरेंस आ रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन इससे पहले कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली जाते, इससे पहले ही कश्मीर में लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। क्यों, जम्मू एंड कश्मीर में सरकार चल रही थी बीजेपी और PDP की गठबंधन सरकार। बीजेपी ने लिया सपोर्ट वापस, गवर्नमेंट फेल, मलिक साहब हुआ करते थे LG वहां पे, ठीक है, तो गवर्नर ही कहते थे आप उनको। तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर किसके पास आ गई, गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट के पास। तो फिर रेफरेंस किससे लिया गया, गवर्नर से, या कहें सीधा प्रेसिडेंट से। सारी की सारी पावर रिपोज हो गई प्रेसिडेंट के अंदर। आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मायने चेंज किए गए, उसको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हुई, पावर आ गई गवर्नर थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट। तो अल्टीमेटली रिकमेंड कौन कर रहा है, खुद प्रेसिडेंट। एंड देन आर्टिकल 370 scrapped down. Any doubt? Please ask. सब कुछ हो सकता सर, तभी तो जाके इंटरप्रिटेशन के क्लॉजेस चेंज किए गए। इट इज अ मैटर ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन, किस शब्द के क्या मतलब है। क्लियर, लॉ में वेरी क्लैरिटी है। जैसे यार हमने एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर भी तो अमेंडमेंट किया। तो वहां आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट का मीनिंग चेंज कर दिया गया। एनसीटी एक्ट ऑफ दिल्ली के अंदर जब 2021 में अमेंडमेंट हो रही है, सरकार लिख रहा है गवर्नमेंट मींस LG, आप मायने चेंज कर दीजिए। लेजिस्लेटिव असेंबली आपको नजर आ रही है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नजर आ रही है क्योंकि वो प्री डिफाइंड है, कर दो डेफिनेशन चेंज। गुड़गांव था, कर दिया गुरुग्राम। अब कोई पूछे कि गुड़गांव में बहुत पानी भरा होता है, बोले हमारे यहां तो है ही नहीं। कहां है गुड़गांव, गुरुग्राम है। क्लियर है गेम, इट्स ऑल अबाउट लीगल इंटरप्रिटेशंस। एनी डाउट प्लीज आस्क ऑनलाइन। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर स्पेशली इन रेफरेंस टू JNK, क्योंकि वहां पे लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो वो तो एमिनेट कहां से हो रहा है, 370 से, एंड ओनली इन रेफरेंस टू JNK। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्डिनेंस, देन इट इज अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। क्लियर, वो सारे देश पे लागू होता है। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? नहीं, 370 में ये डेफिनेशन चेंज की थी, दैट रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी टेकन एज
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएनके, ये 367 में लिखा गया। क्या वो अभी नहीं छेड़ेंगे उसको, देखिए चलिए बता देता हूं, आपने पूछा तो 35A आर्टिकल ये भी स्पेशली जेएनके के लिए था। इसके तहत लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएनके को जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट डिसाइड करने का अधिकार था और रेजिडेंट के राइट्स तय करने का अधिकार था। तो 35A के तहत जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पास किया था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी किनकी होगी? जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं, बाकी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर। और ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे फीमेल के राइट नहीं थे। जैसे आगे अगर आप रूल पढ़ेंगे तो उसमें यह कह दिया गया था कि अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर की लेडी आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर मैरिज सॉल्मनाइज कर लेती हैं तो उनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा, और ये मेल के लिए नहीं था। ठीक है, अब ये सोचिए, हाँ वही वाला एंगल। अच्छा, जब 370 स्क्रैप डाउन हुआ तो बहुत सारे मीम नहीं बनते थे कि अब तो हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे, कश्मीर में प्लॉट तो किसी ने नहीं खरीदा। ये गेम थी कि पहले आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं जाके। तो जब 35A भी स्क्रैप डाउन हुआ तो लगा था आप वहां पर जाके लैंड वगैरह एक्वायर कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्लियर है यहां तक? चलिए, एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? वो तो फिर बाद में रूल्स के थ्रू कर ही रहे हैं, उतना तो चलता रहेगा। एनी अदर डाउट, एनी अदर डाउट? 2019 में इसी के बैकड्रॉप के अंदर, इसी के बैकड्रॉप के अंदर क्या वो बहुत सारी यार इसके पीछे थियरीज भी हैं। अब उस समय हमें जाना नहीं है, पेपर में किसी काम का नहीं है। जैसे ये सब डेवलपमेंट हो रहा था और अचानक से बहुत सारी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई जेएनके के अंदर, तो पॉलिटिशियन को लग जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक थ्योरी ये भी चलती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा कर दिया था कि चलो यार सरकार बचे। उनको भी अंदाजा हो गया होगा ऐसा कुछ होने वाला, बेवकूफ तो ही नहीं बैठे। और ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नर साहब थे सत्यपाल मलिक, उनको एक फैक्स किया गया था सपोर्ट लेटर का, लेकिन वो फैक्स कभी रिसीव ही नहीं हुआ। तो बाद में सत्यपाल मलिक या गवर्नर के ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आया था कि जब इन्होंने फैक्स किया मेरी फैक्स मशीन खराब थी, मैंने रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं इन्होंने रिसीव किया। तो मल्टीपल थिंग्स, बट ये हमारे पेपर के काम की नहीं है चीजें। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए सर इसको लिख लीजिए। दो तीन चीजें, जैसे मेन रीजन क्या है 370 स्क्रैप डाउन करने का, व्हाट इज द गवर्नमेंट व्यू? दैट इट हिंडर्स, एक लाइन के अंदर लिखिए, इट हिंडर्ड फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया हरि सिंह के थ्रू एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? हमारे लॉज ही वहां पे लागू नहीं हो पा रहे हैं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग एंड ऑल दैट थिंग। तो अब फुली इंटीग्रेट हो जाएगा। फर्दर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वहां लागू नहीं हो रही थी, लॉज लागू नहीं हो रहे थे, तो जो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है वो वहां इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। तो फिर वेलफेयर गवर्नेंस भी वहां पर नहीं हो पा रही है। और फिर इंटरनल सिक्योरिटी का तो मैटर है ही है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन है फ्रॉम द गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव। ओके, प्लीज राइट की हाईलाइट ऑफ द जजमेंट। सबसे पहले लिखें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, प्लीज रिपीट लास्ट लाइन अबाउट ऑर्डिनेंस। फिल्म देखी मंडे को सर, आर्टिकल 370 सब दिखाया। यार मुझे वो फिल्म समझ में नहीं आई है, पता नहीं वो गवर्नमेंटल ऑर्डर ढूंढते फिरते हैं, मुझे ऐसा रेफरेंस कहीं मिला नहीं है, पर चलिए ठीक है। ऑर्डिनेंस के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस इज बेसिकली अंडर आर्टिकल 123। अगर कभी एग्जिजेंसी है आपको लॉज के लिए, वैसे लॉज हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बनते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे। लेकिन अगर कहीं एग्जिजेंसी है, आपको जल्दी लॉ की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ईदर सेशन मस्ट नॉट बी कन्वीनिंग, या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं है या एक हाउस सेशन में नहीं है, तब ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू लॉज लाए जा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं। ऑर्डिनेंस और एक्ट का सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक्ट परमानेंट है, ऑर्डिनेंस टेम्परेरी है। कितना टाइम मिलता है?
ठीक है, जैसे ही हाउसेज रिकन्वीन करेंगे स्टॉप वॉच विल बी स्टार्टेड, 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको पास कराना है, अगर नहीं हो पाया ऑर्डिनेंस विल बी ऑटोमेटिकली लैप्स्ड। चलिए लिखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 was only a temporary provision, only a temporary provision. Supreme Court upheld the power of the president to abrogate Article 370. सेम थिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व भी हो गई है तो प्रेसिडेंट की पावर नहीं खत्म हो गई है। ओके, फर्दर इसमें एक और चीज आई थी जो मैं अभी कह रहा था कि 356 का मिसयूज किया गया है, ये भी कंटेंशन था, तो उसमें लिख लीजिए दैट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of president rule. President rule. So was Article 367 amended to replace Constituent Assembly with Legislative Assembly? Yes, it is. In fact, indeed. चलिए फर्दर एक इंटरेस्टिंग नोट कीजिए, इसको हैवीली कोट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, द करण सिंह स्टेटमेंट। करण सिंह उत्तराधिकारी थे, तो युवराज करण सिंह in November 1949 iterated that full and final surrender of J&K sovereignty to India. Full and final sovereignty to India. ये बना नहीं है पर लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन। देखिए ये भी ना इंटरनेशनल रेफरेंसेस से ड्रॉ किया गया है, जैसे साउथ अफ्रीका, तो नेल्सन मंडेला जब पावर के अंदर आए थे तो जो भी अपार्थाइड का शिकार रहे थे, जिनके साथ एट्रोसिटीज हुई थी रेसिज्म के आधार पे, कलर के आधार पे, तो उन्होंने एक ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया था ताकि जांच की जा सके कि किन लोगों ने ये एट्रोसिटीज की हैं और फिर जो विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट कर सकें। तो उन्हीं रेफरेंसेस से ड्रॉ करके कहा गया कि यार एक ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाइए आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो मेंबरशिप सरकार चूज कर ले, और फिर क्या करें 1980s के बाद चाहे स्टेट के थ्रू एट्रोसिटीज हुई हैं, जैसे कई बार कश्मीर से खबर आ जाती है इलीगल एनकाउंटर्स, या राउंड अप कर लिया जाता है लोगों को, पिटाई कर देंगे, टॉर्चर कर देंगे, और इवन नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब टेररिस्ट, तो इनके थ्रू जितने भी सताए गए लोग हैं, एक तो उन केसेस की जांच हो और इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाए, बट ये अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, जस्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के इशू की बात करें, तो एक जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन रखी थी वो ये कि ठीक है यार, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड कर रहे हैं, आपने स्पेशल स्टेटस ब्रेक डाउन किया, ओके, आपने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, ओके, लेकिन फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का लीगल प्रॉमिस है दैट यूटी विद लेजिस्लेचर, तो भाई 2019 से 2023 आ गया, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? तो फाइनली गेव ए डेडलाइन, तो लिख लीजिए इसमें, इट डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर J&K असेंबली बाय सितंबर 30, 2024, सितंबर तक की डेडलाइन दे दी। उसके बाद में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स भी हम कवर कर चुके हैं करंट अफेयर के अंदर। एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट?
ऑल क्लियर? चलिए, टेलीकम्युनिकेशन बिल। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए यहां पर यार। हाँ, एक दो चीजें और लिखी इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, the Supreme Court held that under Article 3, under Article 3 of the Indian Constitution, Parliament enjoys the power, Parliament enjoys the power to convert a state into union territory. तो दोनों मसले थे ना, 370 का भी मसला था और स्टेटहुड को भी जो कन्वर्ट किया वो भी चैलेंज किया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थोड़ा टाइमलाइन लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके established on 31st October 1951. Constitution of JNK adopted. Constitution of JNK adopted on 31 अक्टूबर 1951। 31 अक्टूबर 1951 established. Constitution of JNK was adopted on 17th November 1956. And Constituent Assembly of JNK was dissolved on 26 January 1957. January 1957, एक साल बाद डिसॉल्व। चलिए, टेलीकम्युनिकेशन बिल। तो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए नाउ दीज आर द एक्ट्स, ठीक है, क्योंकि तब जब आए थे तब बिल थे, जब करंट अफेयर कर रहे थे, अब ये एक्ट हैं सारे के सारे। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लिख लीजिएगा इसके बारे में, 2023। प्लीज डू राइट, इट सीक्स टू रिपील राइट, रिपील क्योंकि अब तो एक्ट बन चुका है, रिपील इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, Indian Wireless Telegraphy Act 1933, and the Telegraph Wire Unlawful Possession Act 1950. Okay, now what is the need? So basically, telecom sector of India, which is the second largest in the world, क्योंकि इतने ज्यादा यूजर्स यहां पर हैं। तो प्लीज डू राइट दैट second largest telecom sector in the world with a subscriber base, ये डिजिट चेंज कर लीजिए, बढ़ चुके हैं, राइट, 1189 million subscriber. Please do write, fourth largest sector in terms of FDI inflow. Fourth largest sector in terms of FDI inflow. तो जितना भी टोटल एफडीआई आपके यहां आ रहा है इंडिया में, उसका 6% टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है। फर्दर, टेली डेंसिटी 84.69%। कितने लोगों के पास टेलीकॉम कनेक्टिविटी है, कितने लोग यूज कर रहे हैं उसको? ओके, चलिए, की प्रोविजन इसको समझ लेते हैं, फिर लिखते चलेंगे, ठीक है, एक एक लाइन के अंदर लिख लेंगे। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम एलोकेशन। क्या होता है स्पेक्ट्रम एलोकेशंस? जैसा यू कैन अंडरस्टैंड बाय वेवलेंथ्स, ठीक है, या फ्रीक्वेंसीज।
तो जैसे आप देखते हैं 2G 3G 4G 5G, अब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इसकी एलोकेशन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को वो फ्रीक्वेंसीज दे दी जाएंगी, एरिया बांट दिया जाएगा ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो जैसे आप जियो का 4G या 5G यूज कर रहे हैं या भारतीय एयरटेल का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज को ये फ्रीक्वेंसीज हैंड ओवर कर दी जाती है फॉर अ लिमिटेड टाइम। उसके बदले में सरकार लाखों करोड़ की इनकम करती है। क्लियर? अब हुआ ये था, आपको 2G स्कैम याद है? पता है किसी को? तो 2G स्कैम बेसिक गेम ये थी कि कैग की रिपोर्ट, जब कैग ने आईबी मिनिस्ट्री की इनकम साइड का ऑडिट किया तो उन्होंने ये पाया कि जो 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन है इसके अंदर, क्योंकि तब पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ये थी कि एप्लीकेशंस के थ्रू देंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी इन प्रिंसिपल फॉलो करते थे, रियल में फॉलो नहीं करते थे। तो मतलब ये है कि एप्लीकेशंस ले लेंगे, फिर उस कंपनी के क्रेडेंशियल जांच करेंगे कि भाई वाकई आपके पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने टाइम से आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फिर आपको वो एलोकेट कर दिया जाएगा एक तयशुदा फीस के साथ। विनोद राय साहब की कैग रिपोर्ट के अंदर ये आता है कि पॉइंट 1, एक तो ये पॉलिसी आपकी गलत है। अगर आप बिडिंग करवाते हैं, इसकी बिडिंग क्या है, बोलियां लगवा लो कि सबको बुला लो, भाई हाँ इतना बेस प्राइस है, बताओ कौन कितने में खरीदेगा, तो आपको ज्यादा इनकम होनी थी। और कैग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि इसमें करप्शन की गई है, कि आईबी मिनिस्टर्स ने टेलीकॉम कंपनी से पैसे लेकर उनको ये फ्रीक्वेंसी हैंड ओवर किया। क्लियर? तो इसके बाद एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आता है देश के अंदर, जहां पर स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए हम एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज बंद करते हैं और बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, लाखों करोड़ की इनकम भी आ रही है। लेकिन अब इस पॉलिसी में फिर से चेंज लेके आए हैं टेलीकॉम एक्ट के साथ। तो अब क्या किया गया है कि ठीक है, स्पेक्ट्रम वैसे तो ऑक्शन के साथ हम अनाउंस करेंगे, बट कुछ खास सेक्टर के अंदर जहां स्पेक्ट्रम का यूजेस होगा, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़ा मुद्दा है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दे हैं, वेदर फॉरकास्टिंग से जुड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, सैटेलाइट सर्विसेज है, जैसे डीटीएस सर्विसेज, इन सब में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड कर देंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट यह है कि अब हम क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, पार्शली ऑक्शन, पार्शली एप्लीकेशन बेस्ड। क्लियर? ओके, फर्दर वी कम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट रीपर्पज रीअसाइन कर सकती है किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज को। यार अगर आप सही सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो रीअसाइन कर देंगे किसी और को, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। क्लियर? देन सैटेलाइट इंटरनेट अलॉटमेंट्स। सो बेसिकली जो सैटेलाइट इंटरनेट है, अभी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। तो आपने एलन मस्क के स्टारलिंक के बारे में सुना, और इसको अभी तक का सबसे हाई स्पीड इंटरनेट माना जाता है कि सीधा सैटेलाइट थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, एक छोटा सा एंटीना टाइप की एक चीज आपके वर्क प्लेस पे या हाउस पे लग जाएगी। तो अभी तक इंडिया में सैटेलाइट ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसी एक्ट के साथ कह दिया गया है कि अब हम सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इन प्रिंसिपल जरूर वन वेब को और जियो को ये प्रोवाइड किया गया, मतलब उनको अभी ये कहा गया है, भारतीय एयरटेल ने वन वेब शुरू किया और जियो शुरू कर रहा है सैटेलाइट सर्विसेज, तो उनको इन प्रिंसिपल कहा है कि ठीक है आप अपनी कैपेसिटी डेवलप कीजिए, फ्यूचर में हम आपको ये लाइसेंस दे देंगे। लेकिन इसी के साथ इंटरनेशनल रूट भी ओपन करने की बात है, तो मे बी एलन मस्क का स्टार लिंक भी इंडिया में ऑपरेट हो सकता है। क्लियर? ओके, फर्दर यू कम पावर्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। सो गवर्नमेंट किन्हीं भी दो पर्सन का कोई भी टेलीकम्युनिकेशन अगर हो रहा है, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हैं, इन सबको इंटरसेप्ट भी कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, इवन ब्लॉक कर सकते हैं कुछ खास ग्राउंड पर। कौन से ग्राउंड है? वही सिक्योरिटी, सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, इन सब ग्राउंड के। आई रिपीट, गवर्नमेंट को टेलीकॉम एक्ट के थ्रू ये पावर है कि आपका कोई भी टेलीकम्युनिकेशन दैट मे बी थ्रू इंटरनेट, मोबाइल फोन, मैसेजिंग, इन सबको देश की सिक्योरिटी, सेफ्टी के ग्राउंड पर वो इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं,
वो आगे जाके ब्लॉक भी कर सकते हैं. फर्दर यू कम दैट टेलीकॉम सर्विसेज में ऑल्सो बी सस्पेंडेड. लेकिन इंडिया के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन हमारे यहां पर होते हैं, बल्कि दुनिया भर के मुल्कों के इतिहास में लॉन्गेस्ट इंटरनेट सस्पेंशन भी हमारे यहां हुआ है. जेएनके में 552 डेज, 552 दिन इंटरनेट सस्पेंड रहा था. तो वो अपने आप में बहुत क्रिटिकल है. लेकिन इसी बिल में फिर गवर्नमेंट को या इसी एक्ट में पावर दे दी गई है कि अगेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, अदर ग्राउंड पर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड भी की जा सकती हैं. क्लियर यहां तक? ओके. देन यू कम टू राइट टू वे या राइट ऑफ वे. यार राइट ऑफ वे बस इतना है, अब जैसे आपने किसी भी कंपनी को दे दिया है लाइक कि आप इस स्पेक्ट्रम की एलोकेशन ले लीजिए और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड कीजिए. लेकिन फिर उस टेलीकॉम सेक्टर को टावर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ अपने डेटा सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो इसी के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर राइट ऑफ वे दिया जाता है और पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उनको ये इंस्टॉलेशन लगाने के लिए परमिट कर दिया जाएगा, चाहे उनकी ओनरशिप नहीं है उसके ऊपर. जैसे अभी आप बहुत सारी जगह पे देखते हैं मोबाइल टावर लग रहे हैं, या आप यहीं जिस प्रमाइस में आप हैं, आप पार्किंग एरिया के अंदर जाइए तो एक ऊंचा सारा टावर है. अब वो किसी ना किसी टेलीकॉम कंपनी ने लगा रखा है, लेकिन ये लैंड, ये प्रमाइस तो उस टेलीकॉम कंपनी का नहीं है, ये तो चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन उनका प्रमाइस है. तो राइट ऑफ वे दे दिया जाएगा कि आप कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टॉलेशन पर्पस. इसको कहा जाता है राइट ऑफ वे. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी की उनको. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दे पे. ओके. देन प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स. तो यार सिंपल है, जैसे आपको कोई प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो उन सब की परमिशन लेनी होगी कंपनीज को आपसे, ठीक है. या जैसे आपको डू नॉट डिस्टर्ब जैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होगी. तो डीएनडी सर्विसेज होती है ना, आप मोबाइल के अंदर जाइए, सेटिंग चेंज कर दीजिए, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट के मैसेज आने बंद हो जाएंगे. ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसके अलावा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. वैसे पहले होता था कि आप मोबाइल सिम लेने जाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए और बस आपको मोबाइल सिम मिल जाएगा. लेकिन अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, तो बाकायदा वो आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लेंगे. वो उसकी भी प्रोविजन है कि बायोमेट्रिक जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी बायोमेट्रिक लेनी. लास्टली इसी एक्ट के साथ जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके लिए जो एक्ट है उसको भी चेंज कर दिया गया है. तो ट्राई एक्ट अमेंडमेंट हुआ है टेलीकॉम एक्ट के साथ. क्या है इसके अंदर प्रोविजन? यहां पर जो भी पर्सन अपॉइंट होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन तय कर दी गई है. ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एनीवन क्या क्या काम करती है? हाँ, रेगुलेटरी जो कमीशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस कहा जाता है इनको. ये भी आइडिया हम यूएस से लेके आए हैं बेसिकली. तो जैसे एनएचएआई, ठीक है, तो रेगुलेट, किसी सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करते हैं. वो सेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो किस स्टैंडर्ड की हो, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करें, इस तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. तो ट्राई के अंदर अभी क्या कर दिया गया है कि जो भी यहां पर अपॉइंट किए जाएंगे, तो अगर ट्राई का चेयरपर्सन है तो उसके पास कम से कम 30 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. और जो मेंबर अपॉइंट होंगे उनके पास कम से कम 25 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. चेयरमैन 30 साल का एक्सपीरियंस्ड, मेंबर्स 25 साल का एक्सपीरियंस. एनी डाउट प्लीज आस्क. क्लियर? ओके. देन ये हम कवर कर चुके हैं. डिजिटल भारत में भी 5% सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं. पहले ये यूएसओएफ फंड कहलाता था, अब डिजिटल, तो उसकी भी लीगल प्रोविजनिंग कर दी. तो कवर कर दिया, याद रह जाएगा आपको. देन इट कम्स टू ओटीटी एप्स. तो देखिए एक बड़ा, हाँ जी, हाँ नहीं वो तो हमने मतलब आईबी की गाइडलाइन की थी. यहां पर बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा. तो प्रॉब्लम ये था कि टेलीकॉम बिल का जब ड्राफ्ट आया था तो जो ओटीटी एप्स वगैरह हैं उनको भी टेलीकॉम एक्ट के थ्रू रेगुलेट करने की बात की गई थी. तो इससे जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म थे बोले यार फिर तो हम पूरी तरह सरकारी टाइप की व्यवस्था में आ जाएंगे. तो उनके हाई कंसर्न थे. कुल मिलाकर बस इतना याद रखिएगा, टेलीकॉम एक्ट में ओटीटी एप्स को इंक्लूड नहीं किया गया है.
क्लियर यहां तक? ओके, चलिए, ऑफेंसेस, ठीक है। देन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सिंपल इतना है कि अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट आता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। क्लियर? एंड देन कम्स पेनल्टीज। सो अगर किसी भी तरह की, मतलब इसमें अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह बताई गई हैं, जैसे देश की सिक्योरिटी वगैरह से आप कोई छेड़छाड़ करते हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस आप करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिर उसके लिए पेनल्टीज रखी गई हैं। बस लिख लीजिएगा, दैट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड 2 crore रुपीज। बस एक कॉलम लिख लीजिए, पेनल्टीज अंडर टेलीकॉम एक्ट। imprisonment up to 3 years and fine up to 2 crore rupees. Clear? ओके, लिखा है आपने साथ साथ, ये लिख लिया? क्वालिफिकेशंस, चेयरमैन 30 year एक्सपीरियंस्ड, मेंबर्स 25 year। चलिए, नोट्स में मिल जाएगा आपको, एक एक लाइन के अंदर कर लीजिए। सस्पेंशन ऑफ एमपीज, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस के यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए, खासकर प्री के अंदर। ओके, करंट अफेयर में क्यों आई ये चीज? तो मसला ये, 19 दिसंबर 2023 को 78 एमपी सस्पेंड किए गए, और एक दिन में सस्पेंड होने वाले ये एमपीज का नंबर द लार्जेस्ट है। इससे पहले कभी 1989 में एक दिन में 63 एमपी सस्पेंड किए गए थे। ड्यूरिंग द एंटायर विंटर सेशन अराउंड 146 एमपीज वर सस्पेंडेड। मतलब एक टाइम ये आ गया था कि सारे के सारे अपोजिशन वाले एमपीज वो बाहर ही बैठे हैं। और बहुत फनी एक्टिविटी भी हुई यहां पर, जैसे ऐसे राज्यसभा ने लिस्ट निकाल दी कि एमपी सस्पेंड हो गए, तो एक एमपी था जो उस दिन हाउस में मौजूद ही नहीं था, हाउस छोड़ो दिल्ली में नहीं था, उसको भी सस्पेंड कर दिया। वो बात, सॉरी, क्लैरिकल एरर। ओके ओके ओके, सो बेसिकली जो करंट अफेयर हमारा वो है कि रूल्स क्या हैं सस्पेंशन के बारे में। देखिए, पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सस्पेंशन का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 102 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन है, वो तो हाउस से एक्सपेल कर देना होता है, महुआ मित्रा केस पढ़ लेंगे आगे जाके। बट हियर सस्पेंशन इज गवर्न्ड बाय रूल बुक्स। सो अपने बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए दोनों हाउसेज ने, लोकसभा ने अलग, राज्यसभा ने अलग, एक एक रूल बुक बना रखी है। क्या? तो इट इज कॉल्ड एज द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, एंड सेम रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस राज्यसभा। यह है रूल बुक का नाम। कई बार आप एमपीज को देखें, वो अपनी डिबेट के दौरान रूल का हवाला दे रहे होते हैं, जो छोटी सी किताब भी उठाई होती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बार करते हैं रूल्स का रेफरेंस देना कि सर इस रूल के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब इन्हीं रूल बुक से एमिनेट होता है सस्पेंशन। प्लेनली समझ लेते हैं, फिर मैं लिखवा दूंगा। लोकसभा की रूल बुक पे 3 रूल्स हैं जिसके तहत एमपीज को सस्पेंड किया जा सकता है। तो एक है 373, देन 374, और एक लेटर ऑन इट किया गया 374A। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए हम लोकसभा की, क्योंकि अभी लोकसभा के रूल कर रहे हैं, तो अगर किसी भी मेंबर का बिहेवियर हाउस में ग्रॉसली डिसऑर्डरली है। अच्छा, सस्पेंड क्यों किए जाते हैं? जाहिर सी बात है, कोई एमपी हाउस की कार्रवाई स्मूथली नहीं चलने दे रहा है, डिसरप्शन कॉज कर रहा है, चेयर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसी के लिए वर्ड यूज कर लेते हैं ग्रॉसली डिसऑर्डरली बिहेवियर। तो करेंगे क्या स्पीकर साहब? स्पीकर साहब विल कॉल द नेम ऑफ एमपी अंडर द रूल 373। मतलब सिंपल ये प्रोसीजर होगा, जैसे कोई भी पर्सन है ना, कि आई एम कॉलिंग द नेम ऑफ एमपी श्री राहुल गांधी अंडर रूल 373। बस इतना बोला,
और जैसे ही उनका नाम कॉल किया जाएगा अंडर द रूल, अब इस एमपी को इमीडिएटली खुद को हाउस से विड्रॉ कर लेना, और ये रिमेनिंग ऑफ द डे, जितना भी डे की सिटिंग बची है उसमें हाउस में नहीं आएंगे। 373 सिर्फ उस दिन के लिए हाउस से सस्पेंड करेगा। आई रिपीट, इट्स जस्ट द कॉलिंग द नेम अंडर रूल 373, और जैसे ही नाम लिया, अब कंसर्न्ड एमपी को जिसका भी नाम ले लिया, तुरंत वो हाउस से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे और बाकी बचे दिन की कार्रवाई में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? फिर आता है रूल 374। अब अगर ये लगता है कि ग्रॉस डिसऑर्डर के साथ साथ में जो मेंबर है ये अथॉरिटी को डिसरिगार्ड कर रहा है, या फिर रूल्स को अब्यूज कर रहा है, या फिर विलफुली एंड परसिस्टेंटली ये हाउस के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, वही सारी चीजें हैं कि हाउस की कार्रवाई ठीक से नहीं चलने दे रहा है, तो अब इस केस में स्पीकर विल कॉल द नेम अंडर रूल 374, like he will be saying that I am calling the name of MP Shri Rahul Gandhi under rule 374। अब इसके बाद होगा ये कि इसकी सस्पेंशन को पुट टू मोशन किया जाएगा। ये याद कर लीजिए, दिस इज सब्जेक्ट टू मोशन। तो हाउस में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा कि हम इस एमपी को हाउस से सस्पेंड करना चाहते हैं। उसमें नंबर ऑफ डेज भी फिक्स किए जाएंगे, कितने दिन के लिए सस्पेंड करना है, और फिर पुट टू वोट होगा ये मोशन, हाउस में वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद कंसर्न्ड एमपी को अगर मेजॉरिटी वोट उसके खिलाफ पड़ जाता है, ही विल बी सस्पेंडेड फॉर द सेड डेज। जितने दिन की सस्पेंशन उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? Any doubt? Crystal clear? Okay. Then comes the magical one, 374A. यार ये ना साल 2001 में ऐड किया गया था, और इसकी एडिशन का पर्पस सिर्फ एक है कि जो मोशन पे पुट करते हैं आप, उस मोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। विदाउट वोटिंग यूनिलैटरली स्पीकर किसी पर्सन को या किसी एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी गेम वही होगी कि क्या करेंगे कि स्पीकर साहब विल कॉल द नेम ऑफ एमपी दैट आई एम कॉलिंग द नेम ऑफ श्री राहुल गांधी अंडर रूल 374A, और जैसे ही ये नाम लिया जाएगा, इसके बाद कंसर्न एमपी इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड विदाउट पुट टू मोशन, विदाउट पुट टू वोट। और इस रूल के तहत कितने दिन के लिए सस्पेंड होंगे? या तो 5 दिन के लिए, 5 डेज, या फिर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, विच एवर इज लेस। आई मेक यू राइट, या 5 दिन के लिए या रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए, विच एवर इज लेस। एनी डाउट प्लीज आस्क। अभी करता हूं एक ये वाला, और इसके अलावा कोई डाउट? इसके अलावा कोई डाउट? ओके, इससे पहले जो आपने मोशन देखा उसमें वोटिंग के थ्रू हाउस, मतलब एक तरह से हाउस डिसाइड कर रहा है सस्पेंशन, स्पीकर यूनिलैटरली नहीं डिसाइड कर रहे हैं। इस केस के अंदर स्पीकर यूनिलैटरली डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपका नाम लिया, आप एमपी हैं, आपका नाम ले लिया 374A के तहत, कॉलिंग द नेम, तो इसका मतलब है आप ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हैं। आपके सस्पेंशन का मोशन पुट टू वोट नहीं किया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और कितने दिन के लिए सस्पेंड होंगे आप? या तो 5 दिन के लिए, या फिर जितने दिन सेशन के बचे हैं, दोनों में से जो कम है। क्लियर है यहां तक? वही 5 डेज कह लीजिए, 5 टेक्निकल, आप 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग कह लेते हैं। क्या आ रहे हैं हम राज्यसभा के अंदर, आ रहे हैं, राज्यसभा के रूल अलग से करेंगे। हाँ हाँ जी, बाकी जी, हाँ जी, मैक्सिमम 5 डेज। 374 में डिसाइड करते हैं, उसे डिसाइड करते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। क्लियर यहां तक? अच्छा, अदरवाइज देखिए, अब इन सब रूल में ना
ये स्पेसिफाइड नहीं है कि मैक्सिमम कितने दिनों के लिए एमपी सस्पेंड हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेरियस वर्डिक्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि सस्पेंशन का असर रहेगा ओनली टिल द सेशन। सस्पेंशन का असर अगले सेशन में नहीं जाएगा। यार किसी एमपी को उठा के आप कह दो 1 साल के लिए सस्पेंड, वो तीनों सेशन में नहीं आ रहा। तो अगर आप वैसे जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सस्पेंशन कितना हो सकता है, इट इज ओनली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सेशन। अगले सेशन में सस्पेंशन का असर नहीं जाएगा। क्या एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? लिख लीजिए इसको थोड़ा सा जल्दी से एक एक लाइन के अंदर। अंडर 373 ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रॉस डिसऑर्डर, 343A रूल, यस 374A नॉट 343A। सॉरी, डिसऑर्डर क्रिएट करना, बस कि हाउस का एक प्रॉपर ऑर्डर है, आप डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। और ग्रॉस मतलब ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, इंटेंसिटी शो कर रहे हैं बस वो। क्या ऑन द ग्राउंड ऑफ ग्रॉसली डिसऑर्डर द स्पीकर में डायरेक्ट द मेंबर टू इमीडिएटली withdraw from the house for the remainder of the day, for the remainder of the day. Rule 374 on the ground of disregard to the chair, persistently and willfully obstructing the business of the house, the speaker may call the name of concerned MP under Rule 374. Then onwards, the suspension will be put to vote in the House through a motion. तो बस इतना याद रखिए, 374 subject to motion, and then 374A added in 2001 to avoid the necessity of moving and adopting the motion. Here MP is suspended automatically. MP is suspended automatically for 5 consecutive sittings or the rest of the session, whichever is less. क्या? तो लोकसभा क्लियर भाई? 1 दिन के लिए सस्पेंड, नंबर ऑफ डेज के लिए सस्पेंड सब्जेक्ट टू मोशन, या फिर ऑटोमेटिकली सस्पेंड यूनिलेटरली बाय द स्पीकर फॉर 5 days और विच रिमाइंडर ऑफ द सेशन। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? याद रह जाएगा इतना पक्का? तो फिर राज्यसभा में कुछ नहीं है। राज्यसभा में रूल है, बस रूल नंबर याद कर लीजिएगा, 255, 256। एंड आई एम आइटरेटिंग द पॉइंट कि जिस साल भी कोई रूल बहुत ज्यादा करंट अफेयर में होता है तो यूपीएससी इवन स्टेट एग्जामिनेशन वो रूल कोट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो रूल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो रूल नंबर भी याद रखना है। क्लियर? ओके, तो यार इसमें कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, नोट्स में आपको मिल जाएगा। दिस इज रेप्लीकेशन ऑफ 373 एंड दिस इज रेप्लीकेशन ऑफ 374। I repeat, this is the replication of 373, 374. तो 373 में क्या पढ़ा था हमने अभी? उसका नाम लिया, immediately withdraw from the house. क्या? 374 में क्या है? नाम लिया, put to motion, number of days decided, suspended. बस वही reiterate किया गया। और इंटरेस्टिंगली यहां पर लिख लीजिएगा that 374A जैसी प्रोविजन यहां पर नहीं है।
ना, वो स्पीकर के पास है लोकसभा में। तो जो 374A की आपने प्रोविजन देखी, दैट स्पीकर यूनिलैटरली सस्पेंड कर सकता है फॉर द नंबर ऑफ डेज, वो यहां पर नहीं है। सिर्फ दो रूल हैं। एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। क्लियर? हाँ जी। थ्री 256 374 के तहत। क्या पुट कौन सा करंट नहीं? आप एक रुक जाओ, क्यों किए थे आप, ये जानना चाह रहे हैं? 374A 374 दोनों का मिक्स यूज किया गया था, क्योंकि नंबर ऑफ डेज तक चल रहे थे। और लोकसभा में वैसे भी आप पुट टू मोशन करेंगे तो मेजोरिटी किसके पास है? रूलिंग पार्टी के पास है। क्या? ओके, चलिए देन रीजन लिख लीजिए। देखिए, दिस इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ एडीआर। अगर कहीं मेंस में आपको जरूरत पड़ जाए, दैट रीजन फॉर डिसऑर्डर इन द हाउस, ये मेंस वाली चीज है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का एक रिसर्च पेपर था, उसमें डिफरेंट इंस्टांसेस देके डेटा स्टडी करके निचोड़ ये निकाला गया है। तो क्यों डिसऑर्डर होता है हाउस के अंदर? प्लीज डू राइट दैट। लैक ऑफ टाइम अवेलेबल टू एमपीज, lack of time available to MPs for raising important matters, unresponsive attitude of the government, and retaliatory postures by the treasury benches जहां पर रूलिंग पार्टी बैठती है। देन डेलिब्रेट डिसरप्शन बाय पार्टीज फॉर पॉलिटिकल और पब्लिसिटी पर्पस, डेलिब्रेट डिसरप्शन बाय पार्टीज फॉर पॉलिटिकल और पब्लिसिटी पर्पस। Lastly, the absence of prompt action against MPs disrupting parliamentary proceedings। ये तब है जब रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई डिसरप्ट कर रहा हो या प्रिविलेज ब्रीच कर रहा हो, तब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। जैसे न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर पहला सेशन जब हुआ, तो उसमें आप देखें रमेश बिधूड़ी इंसिडेंट क्या था। तो एक एमपी ने दूसरे एमपी को, कौन सा रेसिस्ट स्लर या कम्युनल स्लर नहीं था जो नहीं बोला गया, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि रमेश बिधूड़ी आते थे रूलिंग पार्टी से, तो उनको सिर्फ शो कॉज नोटिस देके छोड़ दिया गया। सस्पेंशन की तो बात दूर की। क्लियर? चलिए आ जाइए। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, राइट? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। प्लीज डू राइट। Specifically targeting particularly vulnerable tribal groups. Particularly vulnerable tribal groups, PVTGs. ओके, अब देखिए ये स्कीम भी की है कन्वर्जेंस मेथडोलॉजी के ही आधार पर बनाई गई है। तो इस स्कीम के थ्रू हम करने क्या वाले हैं, खासकर जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। क्या होता है पीवीटीजी? एनीवन? मैं कह रहा हूं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। सब आदिवासियों के लिए नहीं है, लार्जर फोकस पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। क्या कॉन्सेप्ट है पीवीटीजी का? एग्जैक्टली। देखिए, अब हमारे यहां अदरवाइज आप देखें 700 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स एनलिस्टेड हैं,
रिकॉग्नाइज्ड हैं। एज पर 2011 सेंसस 705 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। लेकिन फिर हर ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंटल रॉ में सिमिलरली प्लेस नहीं है। कहीं पर ट्राइबल ग्रुप्स में एडवांसमेंट आ चुका है, कुछ रिलेटिवली ज्यादा पिछड़े हैं। तो एक देभर कमीशन बनाया गया था, लिखवा दूंगा नोट्स में, आपको मिल जाएगा। उसके सजेशंस के आधार पर सरकार ने लोकेट किया है, आइडेंटिफाई किया है जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, जिनमें प्रिमिटिव ट्रेड्स बहुत ज्यादा हैं। वो अंडमान्स वगैरह के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी भी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज में जी रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया और नाम दिया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और भी फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ या तो जीरो है या नेगेटिव है। आई डोंट नो ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्सटिंक्ट। जानवरों के लिए तो करते हैं, पेड़ पौधों के लिए करते हैं। ह्यूमंस के लिए आई डोंट नो कि सही शब्द है या नहीं, बट एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या? तो अदर फैक्टर्स भी हैं। अब ये पर्टिकुलर स्कीम है सर, ताकि हम इन पीवीटीजीज को डेवलपमेंटल रॉ में आगे बढ़ा सकें। तो आगे तो बस लिस्टिंग का काम है, जैसे हाउसिंग है, स्किल डेवलपमेंट के लिए है, एंड तो जितनी भी फैसिलिटीज ट्राइबल्स के लिए हैं वो स्पेसिफिकली इन तक हम पहुंचा सकें। जैसे पहले था पीडीएस सिस्टम, बाद में आ गया टारगेटेड पीडीएस। तो ऐसे ही टारगेट करके डिफरेंट स्कीम्स का बेनिफिट इन तक पहुंचाना है। जैसे क्या करेंगे सर, आधार कार्ड बनवाइए, ठीक है। देन कुछ कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो, इनके जनधन अकाउंट खुलवाने शुरू कर दीजिए। जो जैन ट्रिनिटी है उसके अंदर ले आइए, क्योंकि अब हमें यह पता है कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज पहुंच रही हैं वो ज्यादातर तो आधार से आपने कनेक्ट कर ही दी है। आधार कार्ड नहीं है, आप फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज अब डीबीटी के थ्रू जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। तो अगर अकाउंट ही नहीं है किसी ट्राइबल ग्रुप का, तो सरकार मदद कैसे कर पाएगी? तो पहले तो जैम ट्रिनिटी में इसको लेके आइए, तो सबके आधार खाते, जनधन अकाउंट वो खुलवाना शुरू कर दीजिए। देन इट कम्स टू, हाँ पैसे लिख लीजिए इसके बारे में, 24,104 करोड़ रुपए, जिसमें सेंटर का शेयर है 15,000 करोड़, राउंड फिगर में लिख लीजिए, और स्टेट का शेयर रहेगा 8,000 करोड़। और जैसे मैंने कहा था कि पहले क्या है, कन्वर्जेंस मेथोडोलॉजी है, वेरियस स्कीम को कन्वर्ज करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो 9 मिनिस्ट्रीज वो इन्वॉल्व की गई हैं। ओके, प्लीज डू राइट दैट objective is to provide facilities as safe house, clean drinking water and sanitation, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health and nutrition, road and telecom connectivity। लेके आए ना आप डिजिटल भारत निधि, उसके तहत फार फ्लंग प्लेसेस पे आपको स्टैब्लिश करना है, उससे रिलेट कर लीजिएगा। देन सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष will establish health and wellness centers। कहां? पीवीटीजी के एरिया के अंदर। देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विल फैसिलिटेट, मैं पॉइंट फॉर्म में लिखा रहा हूं, एक्सटेंडेड तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, विल फैसिलिटेट स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। क्लियर? बस फिर पीवीटीजीज के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, पहले पॉइंट लिख लें यहां पर। 1973
देबर कमीशन, देबर कमीशन created PVTGs as separate group. In 1975, there was 52 such groups. In 1993, 23 more added. So total 75 are there. इतना भी क्या लिखना, आप सीधा लिखो 75 are there. इतना तो नहीं पूछेंगे वो आपसे. Okay, please do write. These are more vulnerable group having primitive traits, geographical isolation, low literacy, 0 to negative population growth. 0 to negative population growth and backwardness. Further, you write Odisha is having largest number of PVTGs, followed by Madhya Pradesh. Lastly, example लिख लीजिए. Great Andamanis कहाँ होंगे? अंडमान निकोबार आइलैंड में होंगे. Then you can write Bondo Poraja, Odisha. पनियाज केरल. That's it. फिर तो बहुत सारे हैं, वो तो 75 आप नाम ही नोट कर लीजिएगा. बस 4-5 नाम याद कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल नोट कर. Any doubt? बुरिया. ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए बैक. ओके, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द रिपील ऑफ 370. ओके, तो स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस था इसका स्क्रैप डाउन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. स्टेटहुड स्क्रैप डाउन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. क्लियर? लेकिन सितंबर तक इलेक्शन कराने की डेडलाइन दे दी थी. क्लियर है यहां तक? जो प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स थे उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी अपहेल्ड. तो किसी चीज को नेगेट नहीं किया है, सिर्फ एक चीज को नेगेट किया था कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं. बाकी सारे एक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. क्लियर? अब ये बताइए कि आर्टिकल 367 में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू इंटरप्रिटेशन क्या चेंज की गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी टेकन एज लेजिस्लेटिव असेंबली. और फर्दर क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी प्रेसिडेंट रूल की वजह से, तो पावर गोज अगेन टू द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट ने खुद को ही एडवाइस किया और उसी एडवाइस पे खुद ही एक्शन ले लिया. क्लियर है? जैसे वो भी पीछे कोई बता भी रहता है कि सुखबीर बादल ने चुना. ठीक है, हाँ जी, वो जय शाह भी, वो भी गेम है. क्लियर? तो सारा एक ही जगह से ऑपरेट हो गया. क्लियर यहां तक? क्या आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड. क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके कब बनी थी? 1951, 31 अक्टूबर. ठीक है. देन डिसॉल्व कब हुई? 1957, 26 जनवरी 1957. ठीक है, क्लियर यहां तक? और कुछ नहीं. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, क्या स्पेक्ट्रम एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ बिडिंग के थ्रू ही होगी? इसको लीगल किया गया. इफ आई गिव यू स्टेटमेंट, है ना, इसी तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं ना, दैट थ्रू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ओनली बिडिंग प्रोसेस विल बी फॉलोड. नो सर, एप्लीकेशन रूट भी होगा इसके साथ ही. क्या टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ने ट्राई एक्ट को भी अमेंड किया? क्या अमेंडमेंट है? ठीक है यार, एक राइट ऑफ वे है इसके अंदर. क्या है राइट ऑफ वे?
पब्लिक और प्राइवेट दोनों, चंडीगढ़ बस स्टैंड, बिल्कुल ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे राइट ऑफ वे मिल जाएगा। ये स्पेशल टर्म इसीलिए कोट की गई है क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? तो रेंट दीजिए, आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। क्या सरकार सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर आपका टेलीकम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर सकती है? क्या इसी एक्ट के थ्रू सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट को भी लीगलाइज किया गया है? ओके, याद रह जाएंगी सारी चीजें। चलिए, सस्पेंशन ऑफ एमपीज, रेज योर हैंड विदाउट एनी लिप सिंक, रेज योर हैंड। रूल का नंबर बताइए लोकसभा में क्या क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। रूल का नंबर क्या है लोकसभा वाले को? हाँ, गुड वन, याद है सब। मैं पूछूंगा ही नहीं यार, ऐसे गलत हो गया मेरा दिल टूट जाएगा यार। ठीक है, तुम्हें पता है यार। राज्यसभा में क्या है रूल का नंबर? 255, 256 पक्का ना? क्योंकि जब मैं याद कर रहा था मुझे बहुत पता नहीं मेरे दिमाग में क्या गरारी फंसी थी, मैं 256 257 याद करी फिरता सीगा, पता ही नहीं कितों गरारी अड़ गई सी। बहुत औखा करेक्ट किया है मैं बात। तो रूल नंबर याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी पूछ चुकी है पहले भी, कभी कोई रूल हाईलाइट होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का या और चीजों का। क्लियर है यहां तक? ओके, प्लीज एक्सप्लेन रूल 373। ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम द हाउस, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द डे हाउस में बताना, ठीक है। 374 क्या है? मोशन पुट टू वोट। नहीं, ये 37 यही नहीं करना है, यही नहीं करना है। व्हाट इज 374A? 374A भी पुट टू मोशन है, यूनिलैटरल डिसीजन, यूनिलैटरल डिसीजन है। अच्छा, अदरवाइज अदरवाइज एमपी मैक्सिमम कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है? डिपेंड्स ऑन सेशन, और सस्पेंशन का असर अगले सेशन में नहीं जाएगा। मैं फिर से हाइड्रेट कर दूं, ये रूल में लिखा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स हैं। क्लियर है यहां तक? ओके ओके ओके। देन पीएम जनमन स्कीम किस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है? पीवीटीजी किस कमीशन के आधार पर हमने पीवीटीजी आइटम्स में? लेबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी पीवीटीजी है? 75। क्या क्राइटेरिया, किस आधार पर हम चुनते हैं वनरेबल? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मोर वनरेबिलिटी है ना, बैकवर्डनेस, प्रिमिटिव ट्रेड्स, और खासकर पॉपुलेशन 0 to इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, वो चुन लेंगे। बाकी फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, 9 मिनिस्ट्रीज। और क्या है सर, जैम ट्रिनिटी में लेके आएंगे। सबसे पहले तो यार उनका डॉक्यूमेंटेशन कराइए, क्योंकि हम कह तो देते हैं ये फैसिलिटी देंगे वो फैसिलिटी देंगे, जब तक उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है फैसिलिटी कैसे पहुंच जाएगी? हर चीज में तो आपको कागज लगते हैं साहब। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पक्का घर देंगे, लेकिन उसके लिए ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो पहले तो डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे, और उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल आ जाएगा, तो इनका जो भी पोटेंशियल है उस आधार पर इनको कुछ ना कुछ स्किल सिखाने शुरू कर देंगे। मे बी सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट से इनको जोड़ना शुरू कर देंगे। फिर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिलवा दीजिए। फिर टैप वाटर हो गया सर। फिर आरटीई में बच्चों की एडमिशन करानी शुरू कर दीजिए। आयुष मिनिस्ट्री क्या कर रही है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल देगी सर। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट फैसिलिटीज पहुंचा देंगे। एनी डाउट? पूछो कौन कौन से पूछो, अब पूछोगे तभी बताऊंगा ना। एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट, चलिए मैं आपका मन पढ़ने की कोशिश करता हूं। समन, रोग, डिजॉल्व।
इसी के बीच में कर लीजिए एडजॉर्नमेंट। ये वाले शब्द दिस इज रिलेटेड टू हाउस, पर्टिकुलरली सेशंस। तो हमें ये पता है कि जो भी हाउस है, चाहे वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सारा साल तो काम नहीं करते हैं, सेशंस के अंदर करते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, कितने सेशन होने चाहिए? ये परंपरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। अंडर आर्टिकल 85 देयर इज रिक्वायरमेंट के हाउस के किन्हीं 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एंड देन कम्स ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस। तो वी कॉल 3 रेगुलर सेशंस, बजट, मॉनसून, विंटर। यही है 3। इंडिया की BMW बजट, मॉनसून, विंटर, जो बहुत स्लो चलती है या कई बार चलती नहीं है, सवारियों को उठा उठा के आप बाहर फेंक देते हैं। 146 बार फेंके ना आपने। ओके, तो सर जब भी सेशन की शुरुआत होती है, इट इज कॉल्ड समन। सेशन को समन करना है, तो एक पर्टिकुलर डे पर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे सेशन की समनिंग हो गई है। तो एक पर्टिकुलर डे पे सेशन खत्म भी तो होगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोरोग। पहले इस पे आइए, सेशन की शुरुआत और सेशन खत्म करना। सो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन इज समन, एंडिंग द सेशन इज प्रोरोग। क्लियर? और यही समन प्रोरोग चलता रहेगा सारा साल, और एक दिन आएगा जब लोकसभा के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो लोकसभा विल बी डिसॉल्व्ड। गेम समझ में आ गई? ये तीनों पावर्स किसके पास हैं? ये तीनों पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट करेंगे, जाहिर सी बात है डिस्क्रिशनरी नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेंगे। क्लियर यहां तक? अब इस सब के बीच में जो एक और टर्म आप पूछ रहे हैं, एडजॉर्नमेंट। हाउस इज एडजॉर्न्ड। टेक्निकली कहूं तो दिस इज कॉल्ड स्लाइट ब्रेक विद इन द सेशन। टेक्निकली इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, स्लाइट ब्रेक विद इन द सेशन। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी हाउस की दिन की कार्रवाई खत्म होती है, जैसे मान लीजिए शाम को 8 बजे इन्होंने कार्रवाई खत्म कर दी, ठीक है, तो फिर ये नहीं कहेंगे हाउस इज क्लोज्ड। नो यार, इट इज टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, तो आप क्लोज नहीं कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। तो क्या कहते हैं? हाउस इज एडजॉर्न्ड। हाउस नेवर क्लोजेस, हाउस इज एडजॉर्न्ड। क्या है? स्लाइट ब्रेक। यार पुरानी फिल्म में देखी है जिसमें वो कोर्ट का सीन होता था और फिर जज साहब कहते थे कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। तो बस एक पॉजिटिव टर्म हम यूज करते हैं, आप इसको अदरवाइज कह लीजिए क्लोजिंग द डे। क्लोजिंग द डे नहीं, प्रोरोग इज एंडिंग द सेशन। प्रोरोग इज एंडिंग द सेशन। इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि लोग कह देते हैं ना कि यार, अच्छा आप जैसे मेरे साथ 1-2 बार हुआ है ना, अब हमारे तो खानदान में दुकान किसी की थी नहीं भाई, ठीक, हाँ वो वाली चीज ना, एग्जैक्टली। तो आप अगर देखें कि किसी की कोई शॉप है तो शाम को वो ये नहीं कहता कि दुकान बंद करती है, वो कहते हैं दुकान वद आती है। या फिर शाहरुख खान आ जाएंगे कि कभी अलविदा मत कहना, फिर मिलेंगे कहना। सिर्फ इट्स अबाउट टर्मिनोलॉजी। तो हाउस इज नॉट क्लोज, हाउस इज एडजर्न्ड। यहां तक बात समझ में आ गई है? एक और समझ लीजिए सर, 2 तरह की एडजॉर्नमेंट है इसके अंदर। अब यहां तक समझ ही लिया तो ये भी समझ लो। एक कहते हैं हम एडजॉर्नमेंट, इसको बस एडजॉर्नमेंट ही कहा जाता है, लेकिन एक और होता है क्या? सिने डाई। एडजॉर्नमेंट, सिने डाई। तो देखिए जब भी हाउस एडजॉर्न होगा और नेक्स्ट मीटिंग का टाइम और डे फिक्स है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एडजॉर्नमेंट। लेकिन अगर एडजॉर्न कर दिया गया हाउस और नेक्स्ट मीटिंग का डे और टाइम फिक्स नहीं है, तो हम कहेंगे एडजॉर्नमेंट सिने डाई। तभी आप वो हिंदी न्यूज चैनल पे कभी सुनते होंगे कि भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 2 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 दिनों के लिए मतलब एडजॉर्नमेंट।
भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अनिश्चित काल क्या है आपका? सिनेट है। लास्ट पॉइंट टू बी मेंशन्ड, किसके पास पावर है? स्पीकर या फिर आप कह लें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा में चेयरमैन हो जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? तो बस तुम सोचा करो, सवाल में बना। हाँ जी, आते हैं, बाकायदा आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए पार्लियामेंट का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट का कोई एक हिस्सा बताएं जहां पे हम कह सके कि यहां से सवाल नहीं आएंगे। लाइक पार्लियामेंट्री कमेटीज, वो तो फेवरेट जोन है ना इनका जाने का। मुझे पता ही नहीं क्या इनका रोमांटिसिज्म है। आप मेंस उठा के देखिए, अगर एक साल वो ड्रॉप कर दें तो गनीमत है। हर दूसरे साल वो पार्लियामेंट्री कमेटीज पे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तयशुदा है उनका। क्या अभी ये सब हो गया कश्मीर वाला इशू, तो प्लीज एड ऑन कर लीजिएगा, कैबिनेट कमेटीज भी पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिशनली हम उन पे ज्यादा पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन भी अभी तक फेस नहीं हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज के अलावा अब कैबिनेट कमेटीज भी इंपॉर्टेंट हैं। दो खासकर पढ़ लीजिएगा, एक तो जिसकी कल मीटिंग थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, और दूसरी सॉरी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, सीसीपीए की मीटिंग थी कल, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। अभी वो पाकिस्तान के वो मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, अगले 24 से 36 घंटे में कोई ना कोई कार्रवाई होगी एंड ऑल दैट थिंग। सब इन्हीं मीटिंग्स में डिसाइड होता है। एनी डाउट? मिनिमम 2 या 6 month इंटरवल। फोर्थ टर्म कौन सी है सर? कौन सी है फोर्थ टर्म? इट इज समन, इट इज एडजॉर्नमेंट, इट इज प्रोरोग एंड देन इट इज डिसॉल्व। Adjournment sine die, that is just a type of adjournment. One is adjournment, that is next meeting time is fixed, and then if next meeting time is not fixed, then it is called adjournment sine die. Yeah, that will be all. Thank you.